अच्छा सर, तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद अब टाइम है कि अब हम सीए फाइनल के डेफर्ड टैक्स के पास पेपर्स को खत्म करें। सही है जी, तो हम सारे पास पेपर्स करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल पास पेपर करवा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 20 नंबर का सवाल आया था ये, जिसमें एग्जामिनर ने ऑल टुगेदर डेफर्ड टैक्स विद कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग आईएफआरएस 2 पूछा था और ये बोला था कि भाई बताओ कि डे 1 के ऊपर गुडविल की वैल्यू क्या आएगी। ऑब्वियसली यू नीड टू टेक डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट व्हाइल मेकिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। तो पहली चीज तो ये याद रखनी थी, और दूसरी चीज के सब्सिक्वेंटली उसमें प्लस माइनस करके जो एडजस्टमेंट होंगी, तो हम रिपोर्टिंग डेट पे क्या एडजस्टेड अमाउंट निकालोगे आप डेफर्ड टैक्स की, तो वो सॉर्ट ऑफ इसने पूछा। तो देखें ये सवाल की लेंथ है, हम इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ऑन जनवरी 1, 2016 लालीवाला ग्रुप एक्वायर्ड 100% holding in PL Limited at a consideration of rupees 2000 million in cash plus replacement awards as discussed in 4 below। अच्छा, replacement awards क्या होते हैं भाई? मुझे एक बात बताओ, मैं एक सब्सिडरी को खरीदने गया, सब्सिडरी ने अपने एम्प्लॉयज को ऑल टुगेदर शेयर बेस्ड पेमेंट ऑफर किया हुआ है कि भाई इतने साल काम करो, आपको ये अवार्ड मिलेगा, ये शेयर्स मिलेंगे। हमने कहा कि भाई सब्सिडी तुम्हारी बल्ली हमारी बल्ली हो गई, ये हम सेटल कर देते हैं। मैंने क्या कहा? तुम्हारी बल्ली हमारी बल्ली हो गई, हमारी ऑब्लिगेशन हो गई, ये हम सेटल कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर ये कहा गया कि जब हम ये सेटल कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो सॉर्ट ऑफ वो मेरी तरफ से क्या हो गई? कंसिडरेशन हो गई। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सॉर्ट ऑफ वो मेरी तरफ से क्या हो गई? कंसिडरेशन हो गई। जब मेरी तरफ से वो कंसिडरेशन हो गई, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट से कंपेयर करने के लिए। बात क्लियर है? तो पॉइंट 4 में ये कहता है कि पीएएल यानी जो सब्सिडरी है, उसके पास आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम थी, जिसका मार्केट बेस मेजर था 140 मिलियन। मार्केट बेस मेजर कह रहा हूं, मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि ये वो वैल्यू नहीं होगी, मेरी बात समझिएगा ये वो वैल्यू नहीं है कि जिसके अंदर देखो शेयर ऑप्शंस हैं, शेयर ऑप्शंस हैं, ये वो वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू जो हमने डे 1 पे ग्रांट डेट की देखी थी, ये वो नहीं है, ये अलग है। ये उस दिन की वैल्यू है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मिला के 140 मिलियन बनता है। ये कोई फिक्स वाली वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। फिर वो कह रहा है शेयर ऑप्शंस जो है फुली वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब ये है कि भाई जितना टाइम उनको रहने को कहा गया था, वो उतना टाइम रह गए, वो रह गए उतना टाइम आगे। एस part of the business combination, PAL's outstanding share options were replaced by the share options of LG with a market base measure of 140 मिलियन, यानी उसके शेयर ऑप्शंस को मैंने अपने शेयर ऑप्शन से रिप्लेस कर दिया। सही है जी, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। सही जी, 140 मिलियन का ये, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 90 मिलियन है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या 90 मिलियन है। आपको याद होगा, मैंने सिखाया पिछली क्लासेस में कि टैक्स वाला आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउ करेगा। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इस बात को अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा कि ये जो 140 मिलियन है, ये मार्केट बेस मेजर है, यानी उस दिन जिस दिन मैं खरीद रहा हूं इस सब्सिडरी को, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय पीरियड टोटल। बात समझ आ रही है? दैट इज नॉट ग्रांट डेट वैल्यू। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो बोलेगा ना भाई मुझे तो जितने मेरी जेब से लगेंगे मैं उतने लूंगा तुमसे, तो हमने उतने ही दिए, तो उसके अवार्ड्स को मैंने अपने अवार्ड से रिप्लेस कर लिया। बात क्लियर है? चलें जी, यहां तक भी बात समझ आती है। अब हमने कहा कि सर हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं गुडविल की, क्योंकि वो कह रहा है भाई डिटरमाइन करे अमाउंट ऑफ गुडविल एंड डेफर्ड टैक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी बोल रहा है कि भाई वो डेफर्ड टैक्स की अमाउंट बताओ जो ये सारी चीजें करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट होगी। सही है जी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहले आपने कहा कैश कंसिडरेशन, वो आ गई सर 2000। फिर आपने कहा कि सर रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। सही जी? अच्छा, रिप्लेसमेंट अवार्ड आपके कितने आ गए भाई? वो आ गए 140 के। ये अमाउंट आ गई आपके पास। सही है जी? अच्छा, अब इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि सर जब ये 2000 आ गए, ये 140 आ गए, ये 2140 आ गया, अब इसके बाद मुझे चाहिए नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो मैंने कहा सर वर्किंग 1 कर लेते हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी।
मैंने कहा वर्किंग वन में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी निकालना है। अच्छा, नेट एसेट सब्सिडी में मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं सवाल में क्या, देखो दो अप्रोचेस कर सकता हूं मैं, कैरिंग अमाउंट उठाऊं, इन दोनों का डिफरेंस लूं और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स मारता हूं, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, और फिर इसके अंदर एक एक करके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूं। ये बेवकूफ़ी है। मैं सिंपल एक काम करता हूं, मैं सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू, सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू, सारी लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू उठा लेता हूं, तो मुझे मजीद एडजस्टमेंट्स करने की नीड नहीं होगी जो ऑन द बुक्स आइटम्स है। यानी भाई मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट उठाऊं, उसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूं, डायरेक्टली फेयर वैल्यू ले लूं, बात एक ही है। तो बस आपने ये ख्याल रखना होगा कि इस फेयर वैल्यू के अंदर ऑल टुगेदर, इस फेयर वैल्यू के अंदर ऑल टुगेदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई हुई है, इंक्लूसिव ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फिर उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी निकलेगा जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे आ जाता है ना, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तक का तो डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी सब्सिडी रिकॉर्ड करके बैठी हुई होगी। आप कैरिंग अमाउंट से लेके फेयर वैल्यू पे जो जा रहे हैं उसका डेफर्ड टैक्स आप रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले तो हम यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख देते हैं। हाँ जी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं 3618, ये रहे जी 3618, और हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आती हैं 1888, ये आ गई 1888 फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ये हो गया जी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन द बुक्स। सही जी, ये उनकी फेयर वैल्यू है जो कि ऑन द बुक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑफ द बुक्स भी होते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल होते हैं। आए जी देखते हैं। अच्छा, जब ऑफ द बुक्स होते हैं तो हमने कहा LG रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली इंकर्ड बाय द PL एज एन इंटेंजिबल एसेट जिसकी फेयर वैल्यू थी 153 मिलियन। तो हमने कहा कि भाई इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट 153 मिलियन। सही जी, ये ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल है जो हमने रिकॉर्ड किया है। आगे कंटिंजेंट लायबिलिटी 39 मिलियन की डिस्क्लोज हुई हुई है, जबकि हमें लगता है कि भाई 25 मिलियन सेटल करना पड़ेगा, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सर ये हमने रिकॉर्ड कर ली, ऐसा ही है भाई। मतलब ये ऑल टुगेदर आप इसको स्मूथली लेके चलें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि भाई PAL के पास असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं 940 मिलियन के, और इट इज एस्टिमेटेड दैट PAL वुड बी एबल टू यूटिलाइज लॉसेस 500 मिलियन का। वो 500 मिलियन करेगा, बट जब मैं ग्रुप हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं उसमें से कितने यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डेफर्ड टैक्स में सिखाया ना कि भाई आप लॉसेस जो आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं उस पर डेफर्ड टैक्स से उतना बुक करेंगे जितना आप आगे जाके क्लेम कर पाएंगे, टैक्सेबल इनकम जितनी होगी, वरना तो ये लैप्स हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो सर इसके ऊपर 300 मिलियन के ऊपर मैं क्या बुक करूंगा? डेफर्ड टैक्स एसेट पर। ये कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, डेफर्ड टैक्स के लिए दिया हुआ है, तो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि ये जो रिप्लेसमेंट अवार्ड्स वाली बात हो रही है, ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स आपको यहाँ पे नेट एसेट्स में मजीद एडजस्ट करने की नीड इसलिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो इक्विटी का पार्ट है ना, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी। ये कोई लायबिलिटी नहीं है सब्सिडी ने बुक्स में रिकॉर्ड की, वो तो उसको इक्विटी का रिजर्व था। तो एसेट्स में से जब मैंने लायबिलिटी माइनस की तो मेरे पास तो ऑलरेडी रिजर्व आएगा इंक्लूसिव ऑफ दैट रिजर्व। तो बात समझ आती है? तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि यहाँ पे आपको उसको अलग से एडजस्ट नहीं करना। और अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे हमारे पास इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स हैं, और जनवरी 1 पे हमने 30% एक्वायर किया, तो ये तो एसोसिएट है, तो एसोसिएट की भी इनकम आ रही है, वो देखते हैं हम बाद में। तो हमने कहा कि हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गया 1908 के। अच्छा सर, ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए 47.33 की हमें कंसोलिडेटेड एफएस में। अच्छा, बट अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूं तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जो हमारी है ये नेगेटिव में आएगी ना, यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगी हमारी, ये नेगेटिव में आएगी हमारी, और यहाँ पे ये हम इसको सही कर लेते हैं। तो दिस विल रिमेन 70.85, और हमारी जो गुडविल है ऑल टुगेदर
हमारी जो गुडविल है ऑल टुगेदर वो आ गई 352.85, ये हमने सही कर लिया। अच्छा भाई, इसके बाद यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रही है हमारी ऑन जनवरी 1 एक्वायर किया, वो कह रहा है एलजी प्लान कर रहा है 40% बेचेगा, तो बाकी तो रखेगा, तो बाकी पे ऑल टुगेदर वो क्या करेगा, वो डिविडेंड खाएगा फ्यूचर में। और क्योंकि इसके अंदर ये डिविडेंड जो मिल चुका है तो उस पर कोई टेम्पररीली डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, तो मैं सिंपल ये कर रहा हूं कि 30 का जो 60% है उसके ऊपर, 30 का जो 60% है उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 12.5% बुक करूंगा। तो 30 का 60%, 30 का 60% इंटू, अच्छा 30 ये है वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सही, 30 का 60% इंटू 12.5, क्योंकि डिविडेंड का रेट है 30 का 60% का भी 30%, क्योंकि मुझे ये मिलेगा, ये आ गया 0.675, सही है जी। ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैंने कहा कि सर ये भी जो हमारे पास 30 का अमाउंट है उसका 40% ले लूँ और 17.5 कर लूँ। मैंने कहा ये 30 है, इसका 40% जो मैं बेचूंगा, तो मैंने कहा जो देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो पूरा मैं बताऊं ना आपको, पूरा का पूरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड 30 है। अब उस 30 के भी 2 हिस्से बना दो, उस 30 के भी 2 हिस्से बना दो, क्योंकि आप अपनी होल्डिंग जितनी रखोगे जितनी बेचोगे, तो भाई आपने 40% बेचने की नीयत की है तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स उसके लिए तहत बुक करो, और जो रखने की नीयत की उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स उसके तहत बुक करो। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं अपने पास ये जो मेरी इनकम्स हैं इस पे मैंने डेफर्ड टैक्स बुक कर लिया, तो मेरे पास कुल मिला के अमाउंट आती है 46.31 की एडजस्टमेंट, जो कि अगर मैं देखूं तो मैंने ओपनिंग यहां से शुरू किया था, सही जी, फॉर द ईयर में ये एडजस्टमेंट्स की, इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफर्ड एसेट जो उसको कम करेगा, और इन दोनों पे बुक किया, तो टोटल अमाउंट क्यूमुलेटिवली मेरे पास रिपोर्टिंग डेट पे आती है 46.31 की। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये एक बहुत ही ट्रिकी और टेक्निकल सवाल था, हालांकि सॉल्व करने जाओ तो कुछ भी नहीं है, बट अगेन इसमें सोचने का अमल दखल बहुत था, आप इसको प्रैक्टिस करें, मैं और सवाल कराऊंगा। अच्छा भाई 1908 के, सही है जी, ये हमारे पास आ गए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सर मैं फेयर वैल्यू नेट एसेट्स आ गए 1908 की। सर अब हमारे पास मुझे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है इसी के ऊपर, तो मैंने कहा मैं चला गया वर्किंग 2 में। मैंने कहा आ जाए जी वर्किंग 2, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। मैंने कहा फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस। सही जी, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस। अच्छा मैंने कहा सबसे पहले पीपीई की बात कर लें। सर पीपीई की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है 1532, और ये आ गया 1259, ये आ गया डिफरेंस। अच्छा प्लीज सुनिएगा, अब मैंने कहा कि भाई क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट आई है, मैंने ज्यादा रिकॉग्नाइज की है, तो मैं यहाँ पे ये तय करूंगा कि मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करना है या डेफर्ड टैक्स एसेट। सही है जी, बहुत सुकून से देखिएगा इधर। मैंने ये कहा कि भाई इसके ऊपर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब डेफर्ड टैक्स विद कंसोलिडेशन सिखाया था उस वक्त मैंने आपको बखूबी ये बात समझाई थी, आगे जाके जब इस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा डेप्रिसिएशन, तो मैं क्या करूंगा, आज बुक की गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा इन ऑर्डर टू क्लेम द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की इंक्रीमेंटल सेविंग। बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो हमने ये कहा इसके ऊपर आप सर रेट लगा देंगे, एप्लीकेबल टैक्स रेट LGNPAL का है ये, तो हमने लगा दिया इसके ऊपर 35%। सही जी, पीपी हो गया। सर पीपी के बाद आपने कहा इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स में आ गया आपका 490 और 367, 490 और 367, 1532 और 1259 था, ओके ये आ गया। अच्छा अब ये हमने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, सॉर्ट ऑफ मैंने एक अपनी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज किया है, इसके ऊपर भी मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बुक कर लूंगा। रीजन बीइंग आगे जाके जब ये इन्वेस्टमेंट बिकेगी,
तो ग्रुप को ऑल टुगेदर, प्लीज मेरी बात समझिएगा, ग्रुप को ऑल टुगेदर 490 पे ही कैरिंग अमाउंट होगी, 490 का ही बिकेगा, ग्रुप को कोई गेन ही नहीं होगा, ग्रुप को कोई गेन नहीं होगा। सही है जी। अच्छा फिर हम ये कहेंगे कि भाई क्या ग्रुप को गेन इसलिए नहीं, ग्रुप की तो कॉस्ट है ना, ग्रुप की तो कॉस्ट है, ग्रुप ने तो पे किया उसके लिए। जब ये मार्केट में बिकेगा तो सेपरेट बुक्स में गेन आ जाएगा, जब सेपरेट बुक्स में गेन आ जाएगा तो करंट टैक्स आ जाएगा। हम बोलेंगे कि भाई करंट टैक्स ग्रुप के हिसाब से तो बनता ही नहीं है क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं था, तो उस वक्त मैं लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा। तो ये मैंने आपको प्योर लॉजिक से कनेक्ट कर दिया इसकी। सही है जी, ये भी बात आपको समझ आती है। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट्स के बाद हम अगर अगला एसेट देखें तो डेफर्ड एसेट है, तो डेफर्ड एसेट पे मतलब मजीद डेफर्ड टैक्स नहीं निकलेगा, उसको आप भूल जाएं। और करंट एसेट्स आर सेम, तो उस पर आपको कुछ करने की नीड नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट भी सेम है। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सही है जी। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन ये है 60 और ये है 17। सर इसके डिफरेंस के ऊपर आप बुक कर लेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट इसलिए क्योंकि आप खुद देखें जहां जितनी लायबिलिटी ज़्यादा होती है वहां उतना एक्सपेंस ज़्यादा होता है, ऐसा ही है ना। तो कैरिंग अमाउंट अगर मैं ग्रुप के हिसाब से देखूं तो ग्रुप के हिसाब से जो है मेरी लायबिलिटी ज़्यादा है, तो सॉर्ट ऑफ मेरा खर्चा ज़्यादा है, तो मैंने उस खर्चे पे मजीद डेफर्ड टैक्स इनकम यानी एक सेविंग क्लेम करने के लिए मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट मजीद बुक कर लिया। इस पे ऑलरेडी बुक हुआ भी होगा, मैंने मजीद बुक कर लिया क्योंकि मैं तो उसको कॉस्ट को इंक्रीज कर चुका हूँ ना, मेरे लिए तो जेब से ज़्यादा पैसे लगे इसलिए। अच्छा भाई, इसके बाद मैंने ये कहा करंट लायबिलिटीज आर सेम। अब सर ऑफ द बुक्स की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल ऊपर आपने 153 से रिकॉग्नाइज किया था, वो ये रहा। अच्छा, जब इंटेंजिबल मेरे बच्चों आपने 153 से रिकॉग्नाइज किया था, इसकी टैक्स बेस यानी कैरिंग अमाउंट 0 थी, तो हमने कहा जब हमने ये बुक किया है तो अब ये जाके अमोर्टाइज होगा, और अमोर्टाइज होगा तो हमने कहा कि भाई इसके ऊपर हम जो है सेविंग क्लेम करते रहेंगे फ्यूचर में, तो आज मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लेता हूँ, ऐसा ही है। चलिए जी, अब हमने कहा कि भाई इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट जो थी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, वो आपकी थी कंटिंजेंट लायबिलिटी की, ऐसा ही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेंस बुक किया है, ऐसा ही है। अच्छा, इसको मैं अगर नेगेटिव रखूं क्योंकि लायबिलिटीज है ना, तो इसको हम सही कर लेते हैं, यूं हो गया। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज मेरे बच्चों, कंटिंजेंट लायबिलिटीज यहां 25 की है, यहां तो डिस्क्लोज हुई थी, तो हमने कहा भाई ये आ गया 25 का डिफरेंस। अच्छा, अब जब जाहिर सी बात ये है तो मैंने इसकी सेविंग क्लेम करनी है, तो मैंने ये कर लिया यहाँ पे, सही है जी, मैंने बुक कर लिया डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा भाई, जब डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया मैंने, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया मैंने, तो ये तो मामला यहाँ पे खत्म हो गए। अच्छा देखें, इसमें आप यकीनन देखिएगा मैंने सब पे 35% लगाया, बट अब जो मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की बात करूंगा, सही जी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की बात करूंगा, तो उसके लिए मैं अपना रेट यूज करूंगा, मतलब ग्रुप का, क्योंकि मेरे अवार्ड्स हैं, मैंने रिप्लेस किया है, तो मैंने कहा सर वो 90 मिलियन है, सही है जी, 90 मिलियन है। आप उस पर सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लें 25% का। देख भी लेते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि सर हमारे पास 90 पे और रेट कितना आ रहा है इसका भाई 25%, गुड। हमने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अवार्ड्स को अकाउंट फॉर करने के बाद, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ये अवार्ड्स को अकाउंट फॉर करने के बाद अब हम आते हैं कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस के ऊपर, कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस के ऊपर। मैंने कहा 300, अच्छा 300 का मेरा बेनिफिट है जो कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना है, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट रख लिया, ऐसा ही है। यानी कुल मिला के इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के हिसाब से, इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मेरे पास ये इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट आनी चाहिए
मेरे अकाउंट्स के अंदर, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर 70.85 की सॉर्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होनी चाहिए। चेक भी कर लें, 70.85 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है नेट, तो ये आपने बुक कर ली यहाँ पे। अच्छा भाई, जब नेट आपने बुक कर ली तो आपने कहा कि भाई चलें सर, इसमें से आप ये माइनस कर लें, तो आपके पास जो नेट एसेट्स आए वो 1837 आए, या यूं कैन से कि भाई 1837.15 आए। तो मैं यहां पर आया तो मैंने कहा कि सर नेट एसेट्स असल में ये हैं 1837.5, तो आपकी जो गुडविल है वो आ गई सर 302.85 की। सही जी, देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है मेरे बच्चों कि मैंने सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज ली है, मैंने उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की, नेट एसेट्स निकाल ली। इसके अंदर अभी भी डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट शामिल नहीं है, इंक्रीमेंटल डेफर्ड टैक्स का, वो इंक्रीमेंटल डेफर्ड टैक्स का मैंने इंपैक्ट डाला। ऑल टुगेदर मैंने देख लिया कि भाई मेरे टोटल नेट एसेट्स कितने हो गए। सर ये माइनस क्यों किया? माइनस लिए किया है क्योंकि ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरे नेट एसेट्स को और कम करेगी, वो ये हो गए। फिर मैंने कहा कि भाई जब मैंने गुडविल निकाली तो वो आ गई 302 की। अब ये तो मेरे पास आ गई एडजस्टमेंट, यानी हम ये कहें कि जो सब्सिडरी की बुक्स हैं, प्लीज सुनिएगा, सब्सिडरी की बुक्स के अंदर जो 24 का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ है, अब वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ये माइनस हो जाएगा 70.85, क्योंकि इंक्रीमेंटल माइनस होगा, इंक्रीमेंटल, मैंने इंक्रीमेंटल की बात की, जो बुक हुआ है वो हुआ है, उसके अंदर से ये कटा दोगे आप, तो आपकी ऑल टुगेदर लायबिलिटी पोजीशन हो गई। बात क्लियर है? तो ये डे 1 की एडजस्टमेंट है 70.85 की। अच्छा भाई, अब मैंने कहा ओपनिंग एक्विजिशन एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या सिंपल डेफर्ड टैक्स लिख लेते हैं, वो कितनी है 70.85। सही है जी। अब हम इसमें फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट डाल दें तो मुझे साल के आखिर की एडजस्टमेंट मिल जाएगी, क्योंकि सब्सिडी अपने हिसाब से तो काम कर ही रही होगी ना, मुझे तो उसके इंक्रीमेंटल देखना है इम्पैक्ट। चलें जी आगे देखते हैं, जो मैंने आपको सिखाया भी था, जब मैंने आपको सवाल कराया था कॉम्प्रिहेंसिवली के प्लस माइनस करके आप वहां तक पहुंचते हैं। चलें जी आगे, ये हो गई ग्रुप के हिसाब से, यानी ग्रुप की अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट। अब आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। अच्छा भाई, अब अगर हम ये देखें तो इसके ऊपर उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर The following intercompany transactions took place between LG and PAL। प्लीज सुनिएगा, LG ने PAL को यानी पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे हैं, 520 मिलियन की सेल्स प्राइस है, और जो बायर की इन्वेंट्री है उसके अंदर 80 मिलियन मौजूद है, 80 मिलियन मौजूद है, यानी सेल ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम पेरेंट टू सब्सिडरी। चलें जी, यहां देखिएगा सर, यहां देखिएगा 80 मिलियन की इन्वेंट्री उसकी किताबों में मौजूद है, और उसका अगर मैं लगा दूं 20%, क्योंकि सर वो कहता है ना 20% ऑन सेल्स, तो आप खुद देखें अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो मेरी सेल्स है वही उसकी इन्वेंट्री में होगी, और मार्जिन की बात कर रहा है। तो भाई मैं अगर ये कहूं कि 80 मिलियन की इन्वेंट्री मौजूद है तो उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसका 20% छुपा हुआ है, मेरा वाला जो मैंने कमाया हुआ है। जब मैं इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालता हूं, मैं यहां पे करके दिखाता हूं ना आपको, जब मैं इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालता हूं तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया मेरा 16। सही है जी, 16 आ गया। अच्छा, अब जब मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिवर्स करूंगा, प्लीज मेरे बच्चों सुकून से समझना, जब मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिवर्स करूंगा तो सॉर्ट ऑफ मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, तो उसके ऊपर मैं आज डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा। अब जरा बात को समझते हैं कि मैं क्यों बुक करूंगा डेफर्ड टैक्स इनकम। सोचें, समझें, परखें, सुने। मैंने ये कहा कि भाई आपकी एक इनकम बुक हुई हुई है, उस पर आपने टैक्स बुक किया हुआ है। अब जब वो इनकम नहीं रही, वो टैक्स नहीं रहेगा। आपको मैं दूसरी लॉजिक भी देता हूं इसकी, कि भाई जब आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम क्यों बुक करनी है, रीजन दे रहा हूं। आज आपकी जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है, के ग्रुप में वो कम है, ग्रुप में अगेन रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप में कम है, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से ये सेल ही नहीं है ना। क्योंकि जो मैं ये कहूं आपको उसे समझाने के लिए यहां पे रिकैप दे रहा हूं, 80 सब्सिडरी की बुक्स में पड़ी हुई है, आपने इसमें से बोला 16 कटा दो, ये आ गया 64 का। अच्छा, ग्रुप प्लीज सुनिएगा, जब ग्रुप के हिसाब से ये इन्वेंट्री बिकेगी, ग्रुप के हिसाब से जब ये इन्वेंट्री बिकेगी ग्रुप के बाहर,
ग्रुप के बाहर की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप के बाहर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई 80 तो सब्सिडरी की बुक्स में पढ़ा हुआ है ना, तो आप यूं यहां पे बना लें, फिनोमेना बना लें। ग्रुप के बाहर अगर ये बिकी लेट से कोई 120 की, सही जी, या आप कहें 105 की, सही है जी। अब मैंने कहा कि भाई कॉस्ट ग्रुप के हिसाब से कितनी है इसकी, 64, इसके हिसाब से कितनी है, 80। अब आप जरा बात समझिएगा, ग्रुप के हिसाब से गेन ये आ रहा है, सेपरेट बुक के हिसाब से गेन ये आ रहा है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे भाई ग्रुप के हिसाब से वो सस्ती थी, महंगी बिकी है, तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर टैक्स वाला कहेगा भाई मैं तो करंट टैक्स ऑलरेडी ले चुका हूं ना सेपरेट बुक्स के हिसाब से, तो मैं कहूंगा अच्छा भाई मुझे तो अपनी अकाउंटिंग करनी है ना, तो आज जो मैंने डेफर्ड एसेट बुक किया उसको रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करूंगा। आज जो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम और एसेट बुक कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि बाद में जाके उस पर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूं। और पहली लॉजिक जो सादा खुशबू लॉजिक थी वो क्या थी कि आपने जब इनकम बुक की थी, बेचते वक्त इनकम बुक की थी, पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडी को बेचते वक्त उस पर करंट टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, करंट टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। पर इफ यू कंसीडर दिस फ्रॉम द ग्रुप पर्सपेक्टिव, तो आप कहेंगे कि भाई वो इनकम नहीं है ग्रुप के हिसाब से, तो वो टैक्स भी नहीं है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहे हो, डेफर्ड टैक्स एसेट, और आगे जाके जब वो टैक्स नहीं करेगा तो हम कहेंगे भाई ग्रुप के हिसाब से तो अब टैक्स होना चाहिए, तो मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का सहारा लूंगा। बात क्लियर है? तो ये आपको बताना मेरा लाजमी हो जाता है ताकि आप ऑल टुगेदर इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए जी, अब मैंने कहा इसके ऊपर अब रेट कौन सा लेंगे सर, 25%, ऑब्वियसली 25%, क्योंकि बुक्स में उसकी है तो वही बेचेगा, तो वही सेट ऑफ करने के काम आएगा। क्योंकि अब जो करंट टैक्स एडिशनली बुक होगा वो उसकी बुक्स में होगा, बल्कि उसकी बुक्स में तो होगा ही नहीं, जितना होगा डिफरेंस उस पर 25% पे होगा, तो मैं डेफर्ड टैक्स भी 25% का रखूंगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर अब हम अगर 20% का जो 25% है वो यहां पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहे हैं, सर वो मेरी लायबिलिटी को कम कर देगा, ऐसा ही है। यहां पे लिख देते हैं सर डेफर्ड टैक्स इनकम। खैर, डेफर्ड टैक्स अब हम देखते हैं सब्सिडी टू पेरेंट, सही है जी। अच्छा भाई, अब हम ऊपर आ गए वापस। मैंने कहा कि भाई 140 की इन्वेंट्री बाकी है, पेरेंट एंटिटी की किताबों में 15% का वो मार्जिन चार्ज करता है, 140 पे 15%। हमने कहा चलें जी, $140 पे 15% कितना आता है भाई, 21 पे अच्छा सब्सिडी का रेट क्या था भाई, 35% ना, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी ना, सब्सिडी का रेट 35 है, वो ये है 35 25, ओके जी, 140 इंटू 15% इंटू 25%, 5.25। अच्छा भाई, ये भी डेफर्ड टैक्स इनकम, इसके लिए लॉजिक बताने की आई थिंक नीड नहीं है आपको, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आ गया 140 जो उसकी इन्वेंट्री बाकी है, पहले प्रॉफिट रिवर्स किया, जितना प्रॉफिट रिवर्स किया उसकी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली, क्योंकि वो इनकम नहीं, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो मैंने घुमा दिया यहाँ से। अच्छा भाई, अब आगे चलें तो आप जरा यहाँ पे देखते हैं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द रिप्लेसमेंट अवार्ड्स हैज इंक्रीज टू 150 मिलियन, तो 90 से 150 पे आ गया, तो फॉर द ईयर में मजीद इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज, इसको मैं 1 मिनट बंद करके खोल लूं। अच्छा भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इंक्रीज कितना है भाई, 150 में से 90 माइनस कर दें आप, तो हमने कहा 150 माइनस 90, और ये पेरेंट एंटिटी के अवार्ड्स हैं, तो वी हैव टू यूज द टैक्स रेट ऑफ 25%। अगेन ये आपके डेफर्ड टैक्स एसेट को बढ़ा देंगे, सही जी, ये भी इनकम और ये भी इनकम फॉर द ईयर की, सही है जी, फॉर द ईयर की।
तो आपने कहा कि भाई 150 माइनस 90 इंटू 25%, सही है जी, ये भी हो गया। अच्छा भाई आगे वो कह रहा है कि भाई अब हुआ ये है कि जनवरी 1 पे हमने 30% शेयर होल्डिंग खरीदी है NAL में, कैश कंसिडरेशन दी 165 मिलियन एंड लीज कंसर्न अबाउट इट ड्यूरिंग 2016। वो कह रहा है NAL ने रिपोर्ट की है नेट इनकम ऑफ 50 मिलियन। अच्छा नेट इनकम मतलब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बता रहा है आपको, अगर इक्विटी अकाउंटिंग याद हो, आउट ऑफ विच इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 20 मिलियन। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि मेरे पास अब डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, अच्छा आपको ये मैंने बखूबी सिखाया है कंसोलिडेशन में कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का हिस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट में क्लब होता है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताएं आपकी नीयत क्या आप इसको रखेंगे या बेचेंगे तो बेचने वाला टैक्स रेट यूज होगा। तो यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, LG प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ 40% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन NAL बाय 38 जून। तो यानी आपका बेचने की नीयत है, तो दैट मीन्स कि जो डेफर्ड टैक्सेशन होगी अनरियलाइज पोर्शन के ऊपर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन के अंदर, क्योंकि आप इक्विटी अकाउंटिंग करेंगे उस पर जो आप टैक्स रेट यूज करेंगे वो बेचने वाला करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो 17.5 बुक होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड पे। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का हिस्सा कितना है, उसने अगर 50 मिलियन में से 20 मिलियन बांट दिया, सही है जी, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया 30, उस पर मैं लगा दूंगा 17.5%, ऐसा ही है भाई। तो हमने कहा अगर उसने 50 में से 20 बांटा, उसने 50 में से 20 अगर बांट दिया तो मैं उस पर 17.5% लगा दूंगा, पर पहले होल्डिंग परसेंटेज लगाऊंगा ना, क्योंकि 50 में से 20 बांटा तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया जो उसकी इक्विटी में जमा होगा, तो उसका भी तो मुझे मेरा हिस्सा ही मिलेगा ना। तो मेरा हिस्सा कितना है 30%, और मैंने कहा उस 30% की इनकम पे जो मैं रिकॉर्ड करूंगा उस पर मैं टैक्स बुक करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से टैक्स बनता है इस साल, वो लेगा बाद में, और मैंने रेट यूज किया है 17.5%, वो ये आ गया, सही है जी। तो मैंने यहाँ पे 30% भी कर लिया और ये कर लिया 17.5। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है ₹20 मिलियन, उस पर 30% ले लो, और रेट कितना है भाई डिविडेंड का, ये दस्ती हो जाएगा टैक्स 12.5%। तो हमने कहा कि भाई इसको सिर्फ आप ये कर लेना सर, बीस का 30% और 12.5%, ये सब्जेक्ट टू ये डिविडेंड अभी मिला नहीं है, सब्जेक्ट टू, सही, सब्जेक्ट टू ये डिविडेंड अभी मिला नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं ये हरकत इसमें, सही है जी। अच्छा भाई आगे फिर हमने कहा ये सारी एडजस्टमेंट्स कराने के बाद अगर हम इसको सम करें तो 47.33 की नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है मेरी, एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कंसोलिडेटेड FS। यानी सर ये सारी एडजस्टमेंट्स कराने के बाद मेरी एडजस्टमेंट्स का नतीजा ये है कि भाई मैं ये ओपनिंग से शुरू हुआ था, ये सारी एडजस्टमेंट्स करा के मैं यहां पहुंचूंगा।